सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स में क्लास 11th में वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा टॉपिक है वो हम ऑलरेडी क्लास 9th में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर हम लोग कुछ जो टर्म्स है वो नहीं पढ़ेंगे, कुछ न्यू टर्म्स हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर हम स्टूडेंट से पूछें कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में क्लिक करता है वो क्लिक करता है mgh। बट ये जो फॉर्मूला है mgh ये हमेशा ट्रू नहीं होता, हमेशा वैलिड नहीं होता। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है एंड पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज द एनर्जी stored in a body by virtue of its height, arrangement, and shape। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि हम समझ सकते हैं या हमने सुना है, पोटेंशियल एनर्जी होता है बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी। बॉडी के अंदर जो वर्क करने की टेंडेंसी है जो उसके अंदर स्टोर है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी तीन वजह से होती है। एक होती है हाइट की वजह से, वर्टिकल हाइट की वजह से। एक हमारी होती है उसके बॉडी या सिस्टम के अरेंजमेंट की वजह से कि कैसे हम लोगों ने बॉडीज को अलाइन करा हुआ है, अरेंज करा हुआ है। एंड थर्ड होता है हमारा बॉडी की शेप की वजह से। तो इसके बेसिस पर हम लोग तीन टाइप की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। सो टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड इज इलास्टिक potential energy, and third is electric potential energy। तो अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? इट इज दी energy stored in a body by virtue of its height above the earth surface, or due to the gravitational force। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई बॉडी प्लेस्ड होती है तो उसके अंदर कुछ स्टोर्ड एनर्जी होती है। उस स्टोर्ड एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो हाइट की वजह से होती है। एंड इसके हमारे दो फॉर्मूलेज होते हैं। तो हम लोग एक फॉर्मूला तो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, एंड एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, 11th क्लास ग्रेविटेशन में एंड 11th क्लास वर्क और एनर्जी में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये दो फॉर्मूलेज पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं कि जब भी हम किसी बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ये अर्थ एज्यूम करें, दिस इज अर्थ एंड दिस इज अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, दिस इज अर्थ ऑफ मास कैपिटल M। तो अर्थ हर एक बॉडी को अपने सेंटर की तरफ पुल करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है अपने सेंटर की तरफ। एंड अगर आप इस बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लेकर के जाना चाहते हैं, इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स चाहती है कि बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ आए और आप उसको वर्टिकली अपवर्ड लेकर के जाने हैं अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इन दैट केस एक्सटर्नल एजेंट जो है
उसको कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, और जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क परफॉर्म करेगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो इसको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। नेक्स्ट इज आवर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि इलास्टिसिटी क्या होता है। व्हाट इज इलास्टिसिटी? तो इलास्टिसिटी या इलास्टिक बॉडी क्या होता है? इलास्टिक बॉडीज नॉर्मली जो लोग समझते हैं, जो स्टूडेंट समझते हैं इलास्टिक बॉडी वो होता है जो एलोंगेट हो जाए, जो खिंच जाए या कंप्रेस हो जाए। ऐसा नहीं है। इलास्टिक बॉडी वो होता है जो एलोंगेट होने के बाद अपनी शेप को रीगेन कर ले। ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉडी। द बॉडी विच रीगेन इट्स शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक स्प्रिंग लें, इस स्प्रिंग के अंदर हम एक्सटर्नल फोर्स राइट साइड लगा रहे हैं, तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये जो स्प्रिंग है ये एलोंगेट होगा, इसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगी। और जब आप इस एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ रिमूव करेंगे, छोड़ेंगे स्प्रिंग को, तो ये स्प्रिंग अपनी शेप को रीगेन करेगा, इसके अंदर वापस आने की टेंडेंसी है। तो ये जो स्प्रिंग अपनी शेप को रीगेन कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। एंड ऐसी बॉडीज को हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी, जो अपनी शेप को रीगेन कर लेती है। नाउ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कंसेप्ट समझने से पहले हमें ये समझना है कि जब भी किसी बॉडी को हम वापस लाते हैं या बॉडी अपनी शेप को रीगेन करती है, तो इन दैट केस उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है, उसके अंदर एक वापस लाने वाली फोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इस टॉपिक के अंदर जाएंगे। सो सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो जब हम बॉडी की इलास्टिसिटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं, इलास्टिसिटी चाहता है कि बॉडी की शेप में चेंज आए, इलास्टिसिटी चाहता है कि बॉडी अपनी शेप को रीगेन करे, और एक्सटर्नल फोर्स चाहता है कि बॉडी शेप चेंज करे। तो एक्सटर्नल एजेंट जब इलास्टिसिटी के अगेंस्ट वर्क करता है तो वो होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आज की ही लेक्चर में। नेक्स्ट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द एनर्जी stored in a body by virtue of its shape or due to the work done against elastic forces। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है? अगर हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मूव करवाते हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, जिसके बारे में हम 12th क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। सो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहे हैं। ओके, इस चार्ज की टेंडेंसी है कि ये राइट साइड पर जाए, लेकिन अगर आपको इस चार्ज को लेफ्ट साइड पर ले जाना है तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, और जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, वो स्टोर होगा इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो आप इस सिस्टम का अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं। अरेंजमेंट चेंज करने का मीनिंग ये है कि किस तरीके से प्लेस्ड है। तो अरेंजमेंट की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो हम वर्क करते हैं, वो हमारा स्टोर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन समझें यहाँ पर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, it is the energy stored in a body
by virtue of its arrangement or work done, or due to the work done, due to the work done against the electric forces. तो अब हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, देन हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की चैप्टर नंबर 6 क्लास 11 इसी चैप्टर में हम लोगों को कवर अप करना है. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 में हमें कवर करना है. तो ये तीनों हमारे पोटेंशियल एनर्जी है और इन तीनों पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलेज अलग अलग होंगे. ऐसा नहीं है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला mgh होगा और इलेक्ट्रिक का भी mgh होगा. इसका फॉर्मूला दो होंगे, तो वो हम लोग अभी सब डिटेल में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, लेट्स मूव. टॉपिक है हमारा नेक्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि एनर्जी स्टोर्ड होती है बॉडी के अंदर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द अर्थ सरफेस. सो इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बाय virtue of its position above the earth surface. तो यहाँ पर अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर लेट से हम एक बॉडी को अर्थ के सरफेस या किसी भी एक रेफरेंस लेवल से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम जब इस बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, देन इन दैट केस इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. नाउ द बॉडी इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अपोजिंग द मोशन. तो इस बॉडी की वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही डिक्रीज होंगी. अब वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो इन्वेस्ट होगी इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में. और वी कैन से दैट कि टॉप पॉइंट पर इस बॉडी की अगर वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो होगी, इन दैट केस उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जीरो है. अभी हम लोग जिस हाइट की बात कर रहे हैं वो हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत स्मॉल है. अभी हम बहुत स्मॉल हाइट्स की बात कर रहे हैं, हम ज़्यादा बड़ी हाइट्स की बात नहीं कर रहे, बिकॉज उसके अंदर हमारा एक अलग कंसेप्ट लगेगा जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर, कि अगर हम किसी बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइट पर ले जाते हैं अर्थ की सरफेस से, तो उस केस में हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अलग होगा. तो फॉर एग्जांपल अभी हम जो बात कर रहे हैं हम नॉर्मल हाइट्स की बात कर रहे हैं जिसमें हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत स्मॉल है. तो अगर जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी तो इस बॉडी की स्पीड या काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. तो टॉप पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और इस बॉडी के अंदर जो वर्क करने की टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा होगी. मीन्स इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी. एंड देन ये बॉडी जब नीचे की तरफ आएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी स्पीड इंक्रीज होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी. तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पर आए कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे होती है, तो वो अगर हम समझे, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय UG, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी को हम कैपिटल U से डिनोट करते हैं, कैपिटल U से. ओके, नाउ इट इज गिवन बाय, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इट इज गिवन बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय external agent against
द ग्रेविटेशनल फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन। अब हम इस डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर जो है वो है विदाउट एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है ये हम समझेंगे। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा होता क्या है, ये होता है जितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी अगर आपको किसी बॉडी को डिस्प्लेस करना है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक रेफरेंस लेवल है, हम एक बॉडी को इस रेफरेंस लेवल से ऊपर की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, हम एक बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। अब ऊपर की तरफ मूव करवाने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएंगे ऊपर लगाएंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा वो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। नाउ जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जितना भी ये एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट विदाउट एक्सेलरेशन, आपको इस बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर लेकर के जाना है। सो कांस्टेंट वेलोसिटी से लेट्स से अगर आप इस बॉडी को h हाइट तक लेकर के जा रहे हैं, अगर आप इस बॉडी को h हाइट तक लेकर के जा रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इट मींस एक्सेलरेशन विल बी जीरो। नाउ विदाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज जीरो, तो इट मींस नेट फोर्स इज आल्सो जीरो। अब नेट फोर्स तभी जीरो हो सकता है यहाँ पर जब एक्सटर्नल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा mg, दिस इज mg। नाउ अभी हम लोग अगेन जो हाइट ले रहे हैं वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत स्मॉल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो अभी हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं दिस इज फॉर स्मॉल हाइट्स, वेरी स्मॉल हाइट्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, where theta is the angle between external force and displacement. Now external force is upward and displacement is also upward, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल फोर्स है mg एंड डिस्प्लेसमेंट है h एंड एंगल इज जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज गिवन बाय mgh and this work done is stored as gravitational potential energy of the body। तो जितना ज्यादा आप एक हाइट तक लेकर के जाएंगे बॉडी को उतना ज्यादा ही एक्सटर्नल एजेंट को वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, और जितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क परफॉर्म करेगा वही वर्क इस बॉडी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा कंसेप्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। इसमें आपको बार बार ध्यान रखना है कि विदाउट एक्सेलरेशन बॉडी को मूव करवाना है। अगर आप विदाउट एक्सेलरेशन मूव करवाएंगे तभी ही एक्सटर्नल फोर्स का वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। अगर आप विद एक्सेलरेशन वर्क करवाएंगे तो इस बॉडी की हाइट भी चेंज हो रही है एंड स्पीड भी चेंज होगी अगर आप विद एक्सेलरेशन वर्क करवाते हैं। इन दैट केस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। तो अभी हम लोग विदाउट एक्सेलरेशन वर्क करवा रहे हैं और ये हमारा फॉर्मूला जो आया है पोटेंशियल एनर्जी का दैट इज mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। दिस इज फॉर स्मॉल हाइट्स। जब हम अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में या बहुत ज्यादा हाइट्स पर किसी बॉडी को लेकर के जाएंगे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट्स एंड ऑल दैट, तो इन दैट केस हमारा वर्क डन का फॉर्मूला सेम नहीं आएगा, क्योंकि उस केस में जितना आप ऊपर लेकर के जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी करेगी, चेंज करेगी, डिक्रीज करेगी, तो वहां पर हमारा ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। तो इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम लोग लो लेवल्स की बात करेंगे, लो हाइट्स की बात करेंगे तो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। और जब हम चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन के अंदर आएंगे तो हम लार्ज हाइट्स की बात करेंगे, तो इन दैट केस हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझने से पहले या उसकी डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें एक टॉपिक कवर करना पड़ेगा, दैट इज स्प्रिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम बोलेंगे टॉपिक इज
spring force, or which can also be written as restoring force। तो रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स हमारा क्या होता है कि अगर हम किसी इलास्टिक बॉडी को फॉर एग्जांपल स्प्रिंग के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको डिस्प्लेस करते हैं, या हम लोग एक रबर बैंड भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो जब आप किसी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, इलास्टिक बॉडी को, तो इन दैट केस ये बॉडी की जो शेप है ये एलोंगेट होगा। तो इसके अंदर अगर आप समझ सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट, जो इसकी फाइनल पोजीशन है, अगर आप इनिशियल पोजीशन को 0 ले रहे हैं, फाइनल पोजीशन को x ले रहे हैं, तो इस बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x, वो हमारी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल सेम ही रहेगी, x ही रहेगी। अगर किसी बॉडी की, किसी फिजिकल क्वांटिटी की इनिशियल वैल्यू 0 होती है, तो जितना उसके अंदर चेंज आता है वही उसकी फाइनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में अगर आप समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो रही है राइट साइड। ओके, नाउ जब हम इस बॉडी को राइट साइड डिस्प्लेस कर रहे हैं, एलोंगेट कर रहे हैं और रिलीज करेंगे, तो इस बॉडी के अंदर एक वापस लाने वाली फोर्स आएगी, जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये हमें ध्यान से समझना है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इस डायरेक्शन में, रीस्टोरिंग फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर नेगेटिव साइन में आता है। सो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ध्यान से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि जितना हम इस बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, इसके अंदर वापस लाने वाली फोर्स भी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। अगर आप स्प्रिंग को ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स भी इंक्रीज होती रहेगी। सेकेंड पॉइंट हमारा नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये नेगेटिव साइन हमारा ये रिप्रेजेंट करता है कि रीस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। इस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट x के इक्विवेलेंट ही है, नहीं तो हमारे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो यहाँ पर हमारे एक कांस्टेंट आता है, इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है k, which is known as spring constant. In this case, it is known as spring constant. एंड स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग पर। स्प्रिंग कितना स्टिफ है, कितना लूज है, किस मटेरियल का बना हुआ है, तो इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में, क्वेश्चन में दी हुई होगी। सो रीस्टोरिंग फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है वो है माइनस ऑफ kx। अब इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू kx लिख रहे हैं तो दिस इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज आपने यहाँ पर नेगेटिव साइन अप्लाई नहीं करा, और नेगेटिव साइन अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी स्टेटमेंट का मैथमेटिकल इक्वेशन का मीनिंग ये होगा कि रीस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन होंगे, व्हिच इज फॉल्स। द रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन अप्लाई करना जरूरी है। और आप अगर स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, मींस मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, then it can be written as Fr equals to kx। ये ठीक है, ये भी ठीक है, बट ये गलत है। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Fr वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू k x का मैग्नीट्यूड। x इज द डिस्प्लेसमेंट, एलोंगेशन और कंप्रेशन। अब इसी के लिए हम लोग एक और केस कंसिडर करते हैं। एक और केस हमारा क्या बन सकता है कि अगर ये हमारे स्प्रिंग की इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल लेंथ है, नेचुरल लेंथ, ओके, एंड आप इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स, वो इनवर्ड अप्लाई कर रहे हो, इन दैट केस ये जो हमारा स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएगा, और जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा
एक्सटर्नल फोर्स आपने इनवर्ड या लेफ्ट साइड अप्लाई करी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स वेक्टर, वो जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो हुई है लेफ्ट साइड इनवर्ड। एंड जब आप इसको कंप्रेस करके रिलीज करेंगे तो क्या ये स्प्रिंग ऐसे ही रहेगा या इसकी शेप रीगेन होगी? तो ये अपनी बॉडी जो इनिशियल शेप है उसको रीगेन करेगा। इट मींस इसके अंदर एक वापस लाने वाली फोर्स है, उस वापस लाने वाली फोर्स को हम क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है, अगर डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हो रही है तो रीस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट साइड आएगी, अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड हो रही है तो रीस्टोरिंग फोर्स राइट साइड आएगी। तो रीस्टोरिंग फोर्स इनिशियल पॉइंट की तरफ लगती है या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगती है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, विच इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसके अंदर हमारा एक ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉ होता है। वो ग्राफ हमारा है डिस्प्लेसमेंट x एंड रीस्टोरिंग फोर्स Fr। सो अगर आप रीस्टोरिंग फोर्स को y एक्सिस पर ले रहे हैं एंड डिस्प्लेसमेंट को अगर आप x एक्सिस पर ले रहे हैं, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारी टर्म है, ये जो हमारी टर्म है, यहाँ पर हमारा जो x है, डिस्प्लेसमेंट है, वो नेगेटिव है। सो डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव होगा तो फोर्स जो है नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव में आएगी। ओके, एंड अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव है। सो डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो फोर्स हमारी नेगेटिव आएगी। अगर ये टर्म पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये हमारा ग्राफ ईदर बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट और सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन बनेगा, बिकॉज ये जो इक्वेशन है हमारी रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, दिस इज लीनियर इक्वेशन, एंड लीनियर इक्वेशन का जो हमारा ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट्स मूव अहेड। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या है? इट इज द एनर्जी stored in a body by virtue of its shape. It is denoted by, इसको हम डिनोट करते हैं UE से। पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय कैपिटल E एंड इलास्टिक एनर्जी के लिए हम E डिनोट करते हैं। एंड इट इज गिवन बाय, अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर से, इट इज गिवन बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट against the restoring force or elastic force without acceleration। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं इस कंसेप्ट को कि अगर ये हमारी एक स्प्रिंग है एंड इस स्प्रिंग के साथ हमने एक बॉडी कनेक्ट करी है, इस बॉडी का जो मास है दैट इज m, एंड ये बॉडी हमारी जो रेस्ट कर रही है, दिस इज इनिशियल पोजीशन xi is 0। सो दिस बॉडी इज ऑन स्मूथ सरफेस, दिस सरफेस इज स्मूथ सरफेस। तो यहाँ पर आप इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
राइट साइड। सो एक्सटर्नल फोर्स अगर आप राइट साइड अप्लाई कर रहे हैं एट एनी इंस्टेंट, आप अगर ध्यान से देखें जो इस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुई है, जो इस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुई है, वो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुई है x। ओके, इसकी फाइनल पोजीशन को हम लेट कर देते हैं x। सो डिस्प्लेसमेंट जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल वो x ही आ जाएगा। अब इन दैट केस इसके अंदर जो हमारी रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, वो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी बैकवर्ड। अब इस एक्सटर्नल एजेंट को यहाँ पर जो वर्क परफॉर्म करना पड़ा है वो रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। तो जितना ज्यादा ये एक्सटर्नल फोर्स वर्क परफॉर्म करेगा उतना ही इस बॉडी की या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो एनर्जी, ये एक बेसिक लॉ है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, जो स्प्रिंग के अंदर वर्क करने की टेंडेंसी आ रही है, बिकॉज जब आप इसको स्ट्रेच करके रिलीज करेंगे तो ये बॉडी वापस आएगी, ये स्प्रिंग इस बॉडी को वापस लाएगा, मींस इस स्प्रिंग के अंदर वर्क करने की टेंडेंसी स्टोर करवाई आपने। तो वो जो वर्क करने की टेंडेंसी स्टोर करवाई है स्प्रिंग के अंदर, वो आई है एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से। तो जितना भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा इस बॉडी की शेप को चेंज करने में, वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी और वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब हम लोग इसकी डेरिवेशन पार्ट पर आते हैं। सो डेरिवेशन पार्ट पर आने के लिए हमें इसकी डेफिनेशन को रब करना पड़ेगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारी डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके अंदर आप क्या समझ सकते हैं कि जब आप इस बॉडी को एलोंगेट कर रहे हैं तो एक्सटर्नल एजेंट की जो फोर्स है वो इस रीस्टोरिंग फोर्स के साथ चेंज करेगी, बिकॉज रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स नहीं है। रीस्टोरिंग फोर्स जो हमारी फोर्स थी वो एक वेरिएबल फोर्स थी, दैट वाज माइनस ऑफ kx। तो जैसे जैसे आप इसको आगे लेकर के जाएंगे तो x की वैल्यू चेंज करेगी तो रीस्टोरिंग फोर्स चेंज करेगी, और रीस्टोरिंग फोर्स चेंज करेगी तो आपकी एक्सटर्नल फोर्स भी चेंज करेगी, बिकॉज आपको इस बॉडी को आगे लेकर के जाना है विदाउट एक्सेलरेशन, मींस एक्सेलरेशन इज जीरो। तो आप जैसे अभी हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर देखा था कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो होगी, और नेट फोर्स जीरो होगी तो एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने लेट करा, लेट dx is small displacement and dw is small work done against the work done by external agent against the restoring force। बिकॉज हम लोगों ने पिछली कुछ क्लासेस में ये टॉपिक देखा है कि अगर कोई फोर्स वेरिएबल होती है तो उसका हम डायरेक्ट वर्क फाइंड नहीं करते। इन दैट केस हम लोग पहले उसकी एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो हम लोगों ने ये एज्यूम करा कि हमने इस बॉडी को थोड़ा सा और डिस्प्लेस करा, यहाँ से थोड़ा सा और डिस्प्लेस करा dx। तो जब आप थोड़ा सा और डिस्प्लेस करेंगे तो उस केस में जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो स्मॉल वर्क इज इक्वल टू F एक्सटर्नल डॉट dx, एंड जब आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो आएगा F एक्सटर्नल मैग्नीट्यूड dx displacement magnitude and cos 0, because external force and displacement same direction है। तो small work जो हमारा आएगा
एफ एक्सटर्नल की जगह अब हम पुट करेंगे के एक्स, बिकॉज आप ये समझ सकते हैं कि विदाउट एक्सेलरेशन अगर लेकर के जाना है तो एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो रीस्टोरिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। तो रीस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है के एक्स into dx and cos 0 is 1. तो this is small work by external agent, by external force. तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन करेंगे, मींस के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स आई टू एक्स एफ, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये हम मेथड पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर आपको किसी वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालना है, इन दैट केस आप पहले स्मॉल वर्क फाइंड करते हैं, देन उसका इंटीग्रेशन करके टोटल वर्क फाइंड करते हैं। अब नाउ kx जो हमारा kx है इसके अंदर k इज कांस्टेंट, तो k इज कांस्टेंट तो k हमारा बाहर आ जाएगा, k जो टर्म है हमारी बाहर आ जाएगी और x टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 2 ओवर 2 एंड लिमिट्स विल बी xi टू xf। तो अगर आपका इंटीग्रेशन पार्ट वीक है या डिफरेंशिएशन पार्ट वीक है तो हमारी डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन की हमारी 2 वीडियोस है, मैथमेटिकल टूल्स की वीडियोस है। तो जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स नहीं है, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन करा है, तो वो 2 वीडियोस जरूर देख लें, बिकॉज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हमारा फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी कंसेप्ट को वीक नहीं छोड़ना। नाउ के अब आप x की जगह पुट करेंगे अपर लिमिट, देन x की जगह पुट करेंगे लोअर लिमिट, सो दिस विल बी xf स्क्वायर एंड हाफ हमने ये बाहर लिया माइनस xi स्क्वायर। सो दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का हमने वर्क डन निकाला है और जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है स्टूडेंट्स, यही होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। जितना भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है यही वर्क स्टोर होगा इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, चेंज करेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी को। तो अगर हम इस फिगर को, इस डायग्राम को रब करके आगे बढ़े तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो ये जो हमारी टर्म आई, दिस इज हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस xi square. So delta U means change in potential energy. This will be final potential energy minus initial. This is final minus initial change in potential energy. And अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो आएगी हमारी हाफ के एक्स आई का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मोस्ट ऑफ दिस टाइम्स क्वेश्चन में आपको स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ दी होती है, मींस स्प्रिंग इनिशियली डिस्प्लेस्ड नहीं होता, तो अगर स्प्रिंग इनिशियली डिस्प्लेस्ड नहीं है तो उसकी इनिशियल पोजीशन, इफ इनिशियल पोजीशन इज 0 देन and final position is x, then first of all जो आपका work done by external force आ रहा है, xf की जगह आप पुट करेंगे x and xi की जगह आप पुट करेंगे 0, तो work done by जो external force आ रहा है that will be half k x square and this will be positive. Keep in mind work done by external agent positive होगा and जो final potential energy होगी that will be half k x square and initial potential energy, because आपने initial position को 0 रखा है तो वो 0 होगी। तो अगर स्प्रिंग इनिशियली elongated या compressed नहीं है तो in that case उसकी initial potential energy 0 होगी। अगर let's say ये हमारा स्प्रिंग है and ये initial इसकी natural length है, तो in that case इसके अंदर वर्क करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर्ड ही नहीं है। जब आप इसको डिस्प्लेस करेंगे, कुछ भी डिस्प्लेस करेंगे तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, तब इसके अंदर वर्क करने की टेंडेंसी आएगी। ओके, वन मोर थिंग, अगर आप एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी टॉपिक करें तो एनसीईआरटी एक बार जरूर देखें। तो एनसीईआरटी के अंदर आपको ये दिया हुआ है, जब वर्क डन या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाला है, दैट इज
वर्क डन इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। आप ध्यान से इस इक्वेशन के साथ ऊपर एक लाइन दी हुई है, उसके अंदर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो दैट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स का वर्क नेगेटिव आएगा। इट इज क्वाइट ऑब्वियस बिकॉज हम लोगों ने ये पढ़ा है कि वर्क के तीन नेचर होते हैं, पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है और जीरो वर्क होता है। तो पॉजिटिव वर्क तब होता है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है वो एक्यूट होता है। अब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों राइट साइड थी, तो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क आया दैट इज पॉजिटिव, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट साइड थी एंड डिस्प्लेसमेंट राइट साइड थी, तो उनके बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी cos 180 एंड cos 180 इज माइनस। तो यहाँ पर हमारा अगर आप एक्सटर्नल एजेंट की जगह स्प्रिंग फोर्स का वर्क निकालते हैं तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू, स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एंड cos 180 आएगा। सो cos 180 विल बी -1, तो वो सारा माइनस कैरी फॉरवर्ड होकर के यहाँ पर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कौन सी फोर्स का वर्क निकाल रहे हैं। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज दिस एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज दिस, और ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है यही स्टोर होगा उस सिस्टम की स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो यह हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है। अब हम इसके ऊपर बेस्ड नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में हम एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में नहीं पता होता या वो उनके कंसेप्ट्स वहाँ पर वीक होते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।